हाय हेलो एवरीवन। तो वक्त आ चुका है एनसीईआरटी हिडन लाइंस पार्ट 2 का। पार्ट 1 की वीडियो कल आ चुकी है। पार्ट 1 का पार्ट 2 से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हर वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना, समझना और कुछ लाइनों को चुनते हैं। हो सकता है ये लाइनें तुम्हें पता हो सकता है ये लाइनें तुम्हें ना पता हो, जो भी हो फायदा तुम्हारा ही है। सो लेट्स बिगिन। वी आर गोइंग टू कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहला जो लाइन आज के हमारे सामने है, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, बहुत समय से मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें और भी बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो अनअकैडमी का ऐप पर आकर के जुड़ो। यहीं पर सब की सब क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगी बहुत आराम से। यूट्यूब पे भी मिलूंगा मैं, चिंता ना करो। आगे सुनो, पहली हिडन लाइन आज की हमारे पास है ये। एनसीईआरटी माता सेल बायोलॉजी में लिखती है सेल मेम्ब्रेन में कि द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मैं लाल रंग की पेन ले लूं, ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ, the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s। ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। अगर ऐसे हिडन लाइंस को एक अलग से कॉपी पे लिख डालो, मैं तो कहता हूं टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट, 1950s की बात कर रहे हैं। अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन यहां पर आती है जहां पर क्लोरोप्लास्ट कितना किस सेल के अंदर वो डिस्क्राइब किया गया है। क्लामाइडोमोनास, बहुत ही खूबसूरत इस प्रकार का दिखने वाला कटोरे जैसा क्लोरोप्लास्ट को रखने वाला ऑर्गेनिज्म, इसके पास 1 पर सेल हम बात करते हैं, याद रखना। दूसरा डेटा 20 से 40 पर सेल इन दी मीसोफिल सेल। मीसोफिल समझते हो, मीसो मतलब बीच का, फिल मतलब पत्ती, तो पत्ती के अंदर वाले सेल में 20 से 40 पर सेल अपने पास किसका नंबर आ गया, क्लोरोप्लास्ट का नंबर आ गया। बात ये बहुत ज्यादा जरूरी, भूले नहीं इसको गलती से भी। सुनना एक बात और, गिनना कितनी लाइनें दिखा रहा हूं, वीडियो खत्म हो जाएगी ना तो कमेंट्स में डालोगे, जैसे मान लो मैंने 6 लाइन कराई तो लिखोगे 2/6, सर हमको 2 लाइन याद थी, 4 हमें याद आई। और अगर 6/6 है तो बधाई हो, सही दिशा में जा रहे हो। और अगर 2/6 है तो और ज्यादा बधाई हो, क्योंकि कहीं भी जा रहे थे अब ठीक हो गए। ठीक है, आगे सुनो ध्यान से, अगले पर आते हैं। माता की अगली लाइन, ये तो मैंने तुम्हें बताई ऑलरेडी, पता नहीं क्यों रिपीट हुई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी सेल बायोलॉजी की समरी में, और बढ़िया क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है यहां से। देखो पहली लाइन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। विच फेज? जीवन फेज की हम बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी बात कि जीवन में मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट, भूलना मत। दूसरा पॉइंट यहां पर आएंगे, G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, भूलने का नहीं ये दोनों लाइन यहां पर माता शुरू करती हैं कि देखो जीवन में व्हेन ए सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन आल्सो अकर ड्यूरिंग दिस फेज। ऑल नहीं, मोस्ट है। और यहां पर एक लाइन है कि G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। बहुत क्रिटिकल लाइन है, एनसीईआरटी की समरी से उठा करके चुनी हुई लाइन है तुम्हारे सामने। आगे देखेंगे क्या है। आगे ये जो पार्ट में तुम्हें दिखा रहा हूं, ये एनसीईआरटी में जहां पर साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन है, वहां पर केल्विन के साथ साथ एक नाम आता है, ही अलोंग विद J.A. बैशम studied the reaction in green plants forming sugar and other substances from raw material like carbon dioxide, water, mineral by labeling the carbon dioxide with C14। ये एक जरूरी मुद्दा है। क्या नाम है इनका? J.A. बैशम। इनको लोग भूल जाते हैं, आदमी हर्ट हो जाएगा, भूलना मत इनको। केल्विन साहब को तो याद रखते ही हो, J.A. बैशम को भी बिल्कुल ना भूलना। और कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना, लाइन जरूरी। एक और लाइन देखते हैं हम लोग, बहुत प्यारी सी। अब यहां पर बात आती है जोसेफ प्रीस्टली के एक्सपेरिमेंट की। यहां पर उन्होंने बताया ना, वो बेल जार एक्सपेरिमेंट था, पौधा रखा, चूहा रखा और उसके बाद कैंडल रखी। पहले एक्सपेरिमेंट में कैंडल रखी, जलती हुई, चूहा रखा जिंदा, कैंडल भी बुझ गई, चूहा भी बुझ गया। बाद में साथ में पौधा भी रखा, सब जिंदा। वही कहानी यहां पर याद रखना, कौन सा पौधा रखा था, तो मिंट प्लांट रखा था। कल को पूछे ये पॉइंट तो संभाल लेना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बातें हैं बहुत जरूरी, भूलने का नहीं बिल्कुल भी। एक और लाइन देखते हैं, शायद और एक हो लाइन यहां पर। अगली लाइन यहां पर जो तुम्हारा केल्विन साइकिल डिस्क्राइब्ड है ना, 3 स्टेप पढ़ते हो, कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद रीजनरेशन। यहां पर माता लिखती है, व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। अगर ये पूछा जाए तो द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज द कार्बोक्सिलेशन। बहुत ज्यादा 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 जरूरी सवाल यहां से निकल करके आता है कि कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल की हम बात कर रहे हैं। अगली और कुछ लाइनों पर चलते हैं हम लोग, ध्यान देना। अगली लाइन यहां पर है कि लिमिटिंग फैक्टर, तुमने पढ़ा ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े हो ना, कि जो सबसे कम अमाउंट में होगा। मेरा प्यारा एग्जांपल सुनो,
बेस्ट एग्जांपल पर्सनल, ठीक है, कि अगर एक क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी क्लास की स्पीड को वो बच्चा डिसाइड करेगा जो सबसे आराम आराम से समझता है, क्योंकि आराम आराम से समझाने वाले को मैं बेस मान के चलूंगा तभी मैं पूरी क्लास को हिसाब से चलूंगा। वही कहानी यहां पर भी है, ध्यान से समझना। माता लिखती हैं कि हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर, यानी लाइट बराबर दुनिया में है सिवाय कुछ जगहों के। अब सिंपल सी बात, बहुत बड़ा सा रेन फॉरेस्ट है, बड़े बड़े पेड़ लगे, तो बेचारा कोई नीचे छोटा पेड़ होगा उस तक तो धूप नहीं पहुंच पाएगी, तो बोले उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर है डेंस फॉरेस्ट में। कोई बेचारा पौधा शेड में है, शेडी इलाके में, स्कियोफाइट कहते हैं, स्कियोफाइट, तो जो शेडी इलाके में है पौधा उसे भी धूप की कमी हो सकती है, लाइट की कमी हो सकती है। तो माता वही लिखती हैं कि हेंस except for plants in shade or in dense forest light is rarely a limiting factor। इस बात को दिमाग में एकदम एकदम क्लियर करके रखेंगे। आगे चलते हैं। ये डेटा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलने का नहीं इसको, ये पूछा भी जा चुका है पेपर में। सुनना, माता कहती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। बहुत 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 भयंकर जरूरी बात, पूछ लेगा एग्जाम में, गलती कर लोगे। व्हाट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर? एक डेटा इसमें और है आगे, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, 400 माइक्रोलीटर पर लीटर, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। याद आ रहा है कुछ? मैं वो वाला नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ और बता रहा हूं, सुनो। माता यहां लिखती हैं कि द एटमॉस्फेरिक द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन 0.03 एंड 0.04%। माता आगे लिखती है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन इंक्रीज द CO2 फिक्सेशन रेट। इसको याद रखना, जरूरी बात, ठीक है। और बियॉन्ड दिस द लेवल्स कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हॉटस्पॉट वाला पैराग्राफ, भूलने की गलती बिल्कुल भी ना करें, इसको दिमाग में डाल करके सब लोग रख लेंगे। और ये था आज का हमारा एनसीईआरटी की हिडन लाइंस। हमने जितनी भी लाइंस करी, पहले गिनो कितनी की, को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से तुम्हारा स्कोर क्या है मुझे कमेंट्स में बताओगे, बिना बताए कोई नहीं जाएगा। 9 की 9 आती है तो बहुत बढ़िया, कुछ नहीं आता तो और बढ़िया, सीख रहे हैं हम लोग मिल करके। या तो नहीं आता तो आ जाएगा, और आता है तो रिवाइज हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये चुनिंदा लाइंस कभी जीवन में ना भूलना। अच्छा, और एक और बात मैं बता दूं कि जो भी बच्चे लखनऊ से या वहां के आसपास से हैं, यहां पर मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ बहुत ही शानदार टीम भी है। मैं यहाँ गोमती नगर ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ा रहा हूं। तो इफ यू हैव एनीवन तुम्हारे आसपास, डू लेट देम नो एंड दे कैन कनेक्ट, बिकॉज न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग इन हियर। अगर तुम भी नीट 25 की तैयारी कर रहे हो और 25 में तुम्हें टेस्ट सीरीज लगानी हो, वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए हो, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स, ऑफलाइन सेंटर्स, ठीक है। बाकी ऑनलाइन भी हमारी प्रैक्टिस, देखो कहीं मैं छोड़ता नहीं, जहां है मैं हर जगह पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जो अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस चल रही है, रोज रात को 10 बजे हम लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कर रहे हैं। डू नॉट मिस दिस आउट, क्योंकि यहां जो कराऊंगा वही नीट 2025 का पेपर होगा। यही होता आया है, यही होता है और यही होगा। लेट्स क्रैक इट गाइस, सी यू देयर अगेन टुमारो एट 6 PM। ये वीडियोस रोज शाम को 6 बजे आएंगे। अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में डाल देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये तुम करते कम हो वैसे, ठीक है, तो ध्यान रखना। जो भी लोग बिना सब्सक्राइब के सारे वीडियो देख के भाग जाते हैं, क्यों कर? डेटा में देख रहा था, गलत काम नहीं करते, ठीक है। हाँ, बाकी पढ़ते रहो, लेट्स क्रैक इट।